जब क्रोध जोर से आता है तब हमारी श्वास कैसी हो जाती है? तेज और छोटी। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जो विवाहित हैं वो जानते हैं, जब आपके शरीर में काम उत्तेजना होगी तो श्वास तेज होगी कि धीरे धीरे शांत होगी? वेग है, जैसे क्रोध एक वेग है ऐसे काम एक वेग है, और जब भी ये वेग आते हैं तो आपकी श्वास की जो गति है वो बढ़ जाती। अच्छा, आप थोड़ा ऐसे देखते हैं, छोटा बच्चा, बिल्कुल 6 महीने 1 साल का बच्चा, जब वो सो रहा हो, कभी नोट करना, देखना, घर में अगर कोई बच्चा है तो उसे जरूर देखना। जब छोटा बालक सो रहा होता है तो उसकी श्वास कैसी होती है? मध्यम होती है कि तेज तेज हो रही होती? मध्यम। अब अगर शरीर के विज्ञान को हम देखें तो हमारे सीने में फेफड़े हैं, श्वास नाली है, द विंड पाइप। ये विंड पाइप आगे फेफड़ों से जुड़ी है। जब हवा नाक के जरिए अंदर गई तो पहुंची कहाँ? फेफड़ों में। तो फेफड़े फूलते हैं। तो जब फेफड़े फूलते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस छाती में भी आनी चाहिए। अब ये जो होता है इसके पीछे एक हमारी मांसपेशी है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ये छतरी नुमा मांसपेशी है जो ठीक आपके लंग्स के नीचे है। जैसे छाता खुलता है ना, ऐसे जब वो खुलती है और बंद होती है, उसी की वजह से तुम्हारे अंदर हवा आती है और जाती। तो जब श्वास सही अंदर जाए, जैसे कि हम बच्चे का उदाहरण ले रहे हैं, तो आप देखेंगे लेटे हुए सीधा बच्चा अगर लेटा है तो उसका पेट और उसका सीना दोनों एक साथ फैल रहे होंगे। पेट थोड़ा सा फूल जाएगा, छाती थोड़ी सी फैलती है। ध्यान से देखना उसको। अब बहुत गहरा सो रहा होगा तो श्वास भी उतनी ही धीमी उसकी हो जाएगी। अब अगर बच्चे का नाक बंद है या कोई इन्फेक्शन है तब नहीं, तब तो वो कष्ट में है। स्वस्थ है अगर उसका शरीर तो सीना और पेट दोनों एक साथ ऐसे, पेट बाहर की ओर फूलता है, सीना थोड़ा ऊपर को उठता है और साइड में भी सीना ऐसे फैलता है। अच्छा, जब बच्चा जाग गया नींद से तो वो भी दौड़ेगा, भागेगा, कोई चीज़ पसंद करेगा, ये चाहिए, वो दे दो, नहीं दो तो रोता है। जो आदमी की बीमारी है ना, ये दो ये दो ये दो, तो नींद के टूटते ही बच्चे में वो शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर नोट करना उसका श्वास, तो उसका श्वास अब वैसा मध्यम नहीं है, धीमा नहीं है, और गुस्सा आ गया तो उसकी श्वास भी छोटी हो जाएगी, और श्वास छोटी होगी तो उसका सिर्फ ध्यान देना, उस समय उसका सिर्फ सीना थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा। उसका क्रोध जो है उसके श्वास को बिगाड़ देता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितने लोगों को लो ब्लड प्रेशर है, तो बहुत से निकल आएंगे। एक ने कहा जी हम लो वाला कोई काम नहीं करते, हम तो हाई वाले हैं, बड़े बड़े काम करते हैं हम, नो लो थिंग्स, ऑल हाई थिंग्स, हमें हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का और लो ब्लड प्रेशर का सीधा संबंध आपकी श्वसन क्रिया से है, हाउ यू ब्रीथ। अब अगर आपका श्वास लंबा और गहरा है तो आप
आपके शरीर में रक्तचाप की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखती हूँ। जैसे आप आराम से बैठे चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इतने में अंदर से आवाज आई पत्नी की कि वो कल मैंने कहा था चीनी खत्म है, चीनी ले आए थे, कप वहीं रुक गया क्योंकि याद ही नहीं रहा। अब वो सोचता है क्या बोलूं, नहीं लाया तो मार पड़ेगी, बोला मार पड़ी। मैं सही कह रही हूं, ये आंकड़ा निकला है अभी कि हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत पतियों को पत्नी से मार पड़ती है। तो वो भी आंकड़े हैं। बेचारे पतियों की कोई सुनता नहीं है। सब बोलते खाली पत्नियों को मार पड़ती, सच है पतियों को भी बड़ी मार पड़ती, बट वो बेचारे बोल ही नहीं पाते, मुंह छाड़े आ जाती है ना। तो पत्नी ने पूछा चीनी ले आए, तो वो सोच रहा है, और वो रसोई से ही बोलती है मुझे सब पता है, बहाना सोच रहे हो। वो भी कहता है कि गुरु माँ ने एक बार बोला था कि स्त्री देवी होती है, तो सच में है, ये तो अंतर्यामी। मैं बहाना सोच रहा हूं, इसको ये भी मालूम। तो दिल की धड़कन हुई तेज, तो नाड़ी हो जाएगी तेज, तो ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहेगा ना। हाँ, कोई पेमेंट करनी है, कोई टैक्स भरना है, कोई क्लाइंट से डील करनी थी और आपने कुछ चूक कर दी, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, यू कुडंट डू इट नाइसली, यू कुडंट कंप्लीट इट फुल्ली। फिर आया फोन, फोन सुनते ही लाखों की डील मेरी अब खटाई में पड़ जाएगी। सुनते ही क्या हुआ, एंजाइटी, घबराहट, घबराहट से हुआ तनाव। तो जब तनाव आया मन में, तो क्या आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी? ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि तनाव तो यहां आया है, शरीर में थोड़ी आया, मन में आया। आपने नोट किया एग्जाम के दिनों में जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जहां एग्जाम का दिन आया उन्हें बुखार हो जाता है। नाटक नहीं, सच में बुखार हो जाता है। कई केसेस में यह देखा गया कि बच्चों को लूज मोशंस हो जाते, डायरिया हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके मन का तनाव आपके आंतों पर कितना गहरा असर डाल रहा है कि आंतों ने मल निकालना शुरू कर दिया। आपके तनाव के कारण से आपके शरीर की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो जाती है। तो मैं कहूंगी भगवान को याद करना चाहो करो, ना करना चाहो न करो, पर एक बात समझ लेना, अगर अपनी श्वासों पे तुम ध्यान रखने लग गए तो इन सब मुसीबतों से तुम बच जाओगे। मैं अक्सर पूछती हूं आप कैसे हैं, ले ठीक है। फिर वो बोलेंगे वो जी ऐसे ब्लड प्रेशर रहता है पर गोली खा के ठीक हूं। पर गोली खा के तुम ठीक कैसे हुए? गोली खा के तो तुम बीमार हुए। बीमार गोली खाते हैं, और डॉक्टर्स ने भी ऐसा कमाल करके रखा है, वो कहते जी गोली शुरू कर ली ना, बस अब तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, अब ये बंद नहीं हो सकती। और वो ये नहीं बताएंगे कि जिस गोली को तुम रोज खा रहे हो और तनाव भी रोज कर रहे हो, तनाव प्लस गोली, इनके कॉम्बिनेशन से ये होगा कि आते 15-10 साल में एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, और वो होगी हार्ट का प्रॉब्लम, आर्टरीज का ब्लॉकेज। ये फ्री गिफ्ट है जो दवाई के साथ मिलता है आपको। गोली खा के हम ठीक हैं। कैसे ठीक है प्यारे? गोली खा के हम ठीक नहीं हैं, गोली खा के हम अस्वस्थ ही हैं।
दो चीजें हैं इसमें। एक कारण है आपके मन का तनाव, और तनाव के साथ साथ योग अभ्यास की कमी है। जो योग अभ्यास करे तो उसके शरीर में एक आंतरिक शक्ति जाग जाती है। दूसरा, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी श्वसन क्रिया अच्छी हो जाती है, तो श्वास लंबा और गहरा आप लेने लग जाते हैं, जैसा लेना चाहिए, जैसा लेना चाहिए। जब श्वास ठीक जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में सही रहेगी। ऑक्सीजन सही रहेगा तो आपके शरीर का इंटरनल सिस्टम अच्छा चलता है, इम्यूनिटी बढ़ती। आजकल बहुत सी दवाइयाँ चलती हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा बीमार सा रहता है, जल्दी जल्दी बीमार होता है। वो कहते हैं इम्यूनिटी कम है, रोग मारक शक्ति कम है, तो आप ये मल्टीविटामिन खाइए, इसके खाने से तगड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, जिनको नहीं समझ वो बेचारे फिर मल्टीविटामिन खाते रहते हैं ताकत बढ़ाने के लिए। पर काश उनको कोई समझा पाता। सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान दो और सुबह आधा एक घंटा प्राणायाम रोज करो। जो शक्ति आपको प्राण ऊर्जा से प्राप्त हो सकती है वो किसी कैप्सूल में कहाँ। और कैप्सूल में फिर पैसा है, भले वो आयुर्वेदिक दवाई हो, पैसा तो खर्च हो रहा है ना। पर ये जो तुम सांस लेते हो इसके लिए क्या पैसा लगता है? कोई पेमेंट होती है? कोई बिल आता है? सोचो, अगर हर महीने बाद पहली तारीख को तुम्हें बिल आ जाता, तुमने इतने लीटर सांस लिया है, पेट्रोल पंप से तेल फ्री नहीं मिलता, दुकान में घी तेल फ्री नहीं मिलता, गैस डीजल पेट्रोल फ्री नहीं मिलता, और तो और पीने का पानी भी मिनरल बॉटल तुम खरीद के पीते हो। सोचो, कहीं प्रकृति को लगे कि आदमी तो बड़ा स्वार्थी है, ये सब तरफ तो गंदगी मचाता है, पेड़ों को काटता है, गंदगी फैलाता है, चलो अब इसके ऊपर भी टैक्स डालते हैं। और वो भारत सरकार को कहे कि ठीक है, आज से आप हमारा टैक्स कलेक्ट करिए, और आपको बिल आने लग जाए। भाई साहब, आधा हिंदुस्तान तो इसी में मर जाएगा, हवा का टैक्स कौन देगा? दे सकते हैं क्या हम? अमूल्य है, अमूल्य है, पर बिना मूल्य के मिल रही है। इट्स एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल। You cannot put a value to air, and yet we are getting it free of cost. And we are not paying any respect to this whole free service which nature is giving to us. श्वास के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो सुबह उठें तो सबसे पहला ध्यान परमात्मा का, फिर श्वास का, फिर कर दर्शनम, और फिर बिस्तर छोड़ के बिना आलस्य किए तुरंत स्नान इत्यादि से मलमूत्र निवृत्त करके और आप अपना आसन बिछाइए, योगा मैट बिछाइए, और सबसे पहले शरीर को तानिए। कम से कम 5 सूर्य नमस्कार, कम से कम मैं कह रही, 5 सूर्य नमस्कार, सर्वांग, हल, मार्जरी, उष्टर, जानु शीर्षा, पश्चिमोत्तान, ज्यादा नहीं, बस इतने भर आसन, 35 से 40 मिनट का ये आपका अभ्यास। दुनिया में कोई गोली ऐसी नहीं बनी जो तुम्हारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, पर आपके आसनों का अभ्यास वो तुम्हें वो ताकत की गोली देता है, वो कुछ नहीं होगा, कभी शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। कल एक महिला से मेरी बात हो रही थी, बड़ी कर्मठ महिला, काम करने वाली, लेकिन कल जब उसको देखा तो पहचान में नहीं आ रही है। पूछा हुआ क्या है? बोली डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा,
बस इतना ही कहते हैं कि कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया। हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने से तुम कहोगे क्या होगा? एक, उसके शरीर में शक्ति नहीं। दो, उसका मन इतना डरपोक हो गया है कि अपने घर से यहां तक आने के लिए उसको 2 व्यक्तियों का सहारा चाहिए था। घर में अकेले रह नहीं सकती है, बच्चे छोटे हैं, उनको देखभाल कर नहीं पाती है, तो नौकरों के ऊपर छोड़ रखा है। डॉक्टर ने बोला, खाली एक ही चीज कही कि आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया। अब हार्मोन्स और मन का बड़ा गहरा रिश्ता है। हार्मोन्स, मन और तुम्हारी श्वास का बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर आपकी श्वसन क्रिया ठीक नहीं चलती है तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये पुरुष में भी हो जाता है। इसलिए अगर आपने नोट किया हो, 60-65 साल के पार के, कई बार तो 55 के बाद वाले जो पुरुष हैं, उनके स्वभाव में एक अजीब सी चेंज आ जाती। चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं, दुखी से रहने लग जाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, मूडी हो जाते हैं, बात बात में रोने लग जाते हैं। घर वाले समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है। जैसे महिला के शरीर में एक आयु के बाद माहवारी रुक जाती है, जिससे हम कहते हैं मेनोपॉज, इसी तरह पुरुष के शरीर में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसको हम मेनोपॉज भी कहते हैं। तो जैसे स्त्री के शरीर में हार्मोन्स बिगड़ जाए तो उसको तो खतरनाक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देते हैं, गोलियां, जिसका साइड इफेक्ट ये है कि उससे कैंसर हो जाता। बताइए ये अच्छा कर रहे हैं क्या? 20-30 वर्ष HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट दे देते थे, खा रहे हैं सब महिलाएं। पता चला तब जब सडनली कैंसर के केस इतने बढ़ गए। ये कारण क्या है? ब्रेस्ट का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर। फिर पता लगा ये माहवारी के बंद होने पर जो हार्मोन्स की गोलियां इन्होंने दी हैं, उनकी वजह से कैंसर हो गया। अब पुरुष के शरीर में जो परिवर्तन आए उससे उसका भी मन बदला, लेकिन अभी उनको कोई HRT जैसा थेरेपी तो नहीं दिया। इसका एक बड़ा नुकसान ये दिखा कि पुरुष के शरीर में उनको हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। भारत कहीं नहीं, पूरी दुनिया का आंकड़ा है ये। सबसे अधिक हृदय रोग से मृत्यु पुरुष की होती है, स्त्रियों की नहीं होती, ये आंकड़ा। और उसमें बहुत बड़ा कारण पुरुष के शरीर में हार्मोन्स का बिगड़ जाना। लेकिन ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर अभी बहुत सारे फिजिशियंस का भी ध्यान नहीं जा रहा। तो स्त्री का शरीर है तो भी, पुरुष का शरीर है तो भी, दोनों के लिए आसनों का अभ्यास करना बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरा, आसनों के अभ्यास के बाद ये जरूरी है कि आप फिर आधा 1 घंटा कम से कम आप प्राणायाम के लिए बैठे। आसन करते हैं तो शरीर का हार्डवेयर ठीक होता है, प्राणायाम करते हैं तो मन का सॉफ्टवेयर ठीक होता है। समझ रहे हैं ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क? शरीर को ठीक रखना है तो आसन, और मन में इमोशनल डिस्टर्बेंस या बहुत अधिक एंजाइटी। अभी जब मैं हैदराबाद पहुंची हूं तो यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर मुझे एयरपोर्ट पे आए थे लेने। वो कह रहे थे कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी आत्महत्या की गिनती बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि ये नहीं समझ लगती कि इसको हम रोके कैसे। मैंने कहा तरीका तो एक ही है जो हम लोग सिखा रहे हैं, जो हमारे योगियों ने सिखाया है, उस चीज को लाना ही होगा। आदमी नौकरी करता है, पैसा कमाता है, घर की ज़रूरतें बड़ी हैं, बच्चों की डिमांड्स हैं, पत्नी की डिमांड है,
और वो पैसा कमाते 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 कुछ गलत हो गया, किसी गलत को सपोर्ट कर दिया, कुछ अपने से हो गया, किसी दूसरे से हो गया, फिर ये कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, कई बार यही बड़ा दुख हो जाता है। दूसरे के पास कार है, मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल क्यों, मेरे पास भी होनी चाहिए। बैंक ने लोन दे दिया पर किस्त कौन भरेगा? 4-6 महीने बाद बैंक वाला आके तकलीफ दे रहा है। तो इस आपड़ धापड़ में मन इतना तनाव से भर जाता है। वो कह रहे थे कि अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। ये हमारे अर्धसैनिक बल हो, सैन्य बल हो, पुलिस हो, बीएसएफ हो, क्योंकि आदमी तो सब वही है ना, हमारे ही तो घरों से निकले हैं वो सब। वो कोई विलक्षण तो नहीं है। उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है पर उनकी ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग हो रही, एक्सरसाइज, पीटी, दौड़ना, वो तो सब हो रहा है, पर मन का क्या? तो जिस मन में भक्ति नहीं और जिस शरीर में योगाभ्यास नहीं, वो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकेगा, नहीं रह सकता। प्रॉब्लम है इसमें। क्या करें ऐसे में? दवाओं के चक्कर में मैं नहीं डालती हूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, प्रकृति ने शरीर बनाया है और अगर आपका शरीर अस्वस्थ हुआ है तो जिस प्रकृति ने इसकी इंजीनियरिंग करी है ना, उसी प्रकृति के पास इसको ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक कंपनी का मोटरसाइकिल खरीदा और वो खराब हो गया, तो उसको ठीक कहाँ कराएंगे? जाके उसी कंपनी का सर्विस स्टेशन में कि कहीं और चले जाओगे? हाँ, You have to go to that service station. बहुत सी अलग अलग कंपनियां हैं, पर जिस कंपनी का मॉडल आपके पास है, गाड़ी बिगड़ जाए, फ्रिज बिगड़ जाए, फोन बिगड़ जाए, तो उन्हीं के सर्विस स्टेशन में जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे में चले जाओ, ओके, ये हमारा नहीं है, दे विल नॉट डू द सर्विस, गो बैक, हमारा वाला नहीं है। अब ये शरीर किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। और शरीर में कुछ बिगाड़ हो जाए तो ठीक कैसे करेंगे? वो प्रकृति के पास ही हमको जाना पड़ेगा। गो टू द सोर्स। एंड हाउ डू वी डू दैट? जब हम इन यौगिक पद्धतियों को अपने जीवन में लाते हैं तो शरीर को, मन को, श्वास को हम वापस उस जोन में ले जाते हैं जिस जोन में उसकी जो वेयर एंड टेयर है, जो टूट फूट हुई है, उसकी रिपेयरिंग चालू हो जाती। एक उदाहरण मैं देती हूँ। हमारे एक जानने वाले, उनका एक्सीडेंट हो गया, दिख रहा था कि हड्डी तो टांग की उनकी टूट गई है, हार्ट पेशेंट भी थी वो। तो फिजिशियन ने कहा कि इनका सीटी करना पड़ेगा, एमआरआई भी करना पड़ेगा। अब जब उन्होंने पल्स चेक करी तो उनकी पल्स जा रही थी 110। तो वो बोले नहीं, जब तक पल्स ठीक नहीं होगी हम इनको अंदर नहीं, क्योंकि कई बार एमआरआई में बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पहले ही बंदे तकलीफ में है, ऊपर से इतना पल्स रेट। तो डॉक्टर ने कहा देखिए हम ना आपको एक गोली देते हैं, वो आप खाइए, 20 मिनट में आपका ठीक हो जाएगा नाड़ी, तो फिर हम आपका चेकअप कर सकेंगे। तो इनको याद आया कि गुरु माँ ने कहा था अगर गहरा श्वास और प्रश्वास किया जाए तो बढ़ी हुई हृदय की गति ठीक हो सकती है। तो टूटे हुए शरीर में भी ज्ञान का सूत्र याद आ गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं गोली नहीं खाऊंगी, आप मेरे को 15 मिनट दीजिए। 15 मिनट वहीं स्ट्रेचर में लेटे हुए उन्होंने प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया। 15 मिनट बाद डॉक्टर आके वापस चेक करते हैं तो उनकी नाड़ी 75 पे थी, 75। आइडियली इट शुड बी 72, बट उनकी 110 से 75 पर आ गई। डॉक्टर ने उनको डाल दिया एमआरआई वाली मशीन में, पर साथ ही साथ वो बोले जाए माता जी आपने किया क्या है, आपने किया क्या है? तो कहते हैं जो मैंने किया है वो मैं आपको बता सकती हूँ,
पर ये कृपा तो योग की है कि बिना किसी गोली के मेरा हार्ट रेट डाउन आया और अब आप सब टेस्टिंग कर सकते हो। ऐसे इतने केस हम देखते हैं, इतने केस। हमारे आश्रम में ही एक लड़की रहती है, तो एक दिन हमारा जो आश्रम में डॉक्टर है उसके पास गई, कहती सर बड़ा दुख रहा है। कह रही सर दुख रहा है? देखो चलो तेरा बीपी भी चेक कर ले। कहती नहीं मुझे कोई बीपी थोड़े ना है। बोले चलो चेक कर लेते हैं। चेक किया तो देवी जी का ब्लड प्रेशर 160/110, 110/160। तो तुरंत उसको लेटा दिया। और अब चूंकि ये MBBS हैं तो इमरजेंसी में उनको लगा कि बस तुरंत एलोपैथी दी उन्होंने, एलोपैथी दवा दे दी। मैं बाहर थी, मैं वापस जब गई आश्रम तो उन्होंने कहा कि ऐसे इसको तो बीपी डाउन ही नहीं जा रहा था, तो हमने तो इसको एलोपैथी दे दिया। मैं चलो अच्छा किया। फिर मैंने उस बेटी से बात करी, मैंने कहा मुझे ये बताओ ये तुम्हारा सरदर्द कब से है? कहती है तो कई सालों से। और मैं हमेशा सोचती थी सर दर्द है, ये तो अब पता चल रहा है ये तो ब्लड प्रेशर था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो उससे बात करी तो मालूम हुआ उसके मन में बहुत से भय थे, डर थे, घर का माहौल उतना अच्छा नहीं था, तो एक असंतोष अंदर था, भय अंदर था। तो उससे थोड़ी बात करी और उसको समझाया, हाँ ईश्वर शरणागति में रहो और हम कोई नंबर नहीं तुम्हें देंगे जिसमें तुम पास फेल हम करें। तुम निश्चिंत होकर के अपने सेवा कार्य को करो। और अभी तुम्हारी एक ही सेवा है, 2 समय प्राणायाम करना है, 1 समय योग निद्रा करना है। भोजन करो, अपना जो काम है वो करो, पर हमारे लिए जो करोगे वो सिर्फ ये कि 2 समय प्राणायाम और 1 समय योग निद्रा। तो वो घबराए भी और हंसे भी कि ये कोई सेवा होती है। मैंने अभी यही सेवा। रेगुलर मॉनिटरिंग करने को कहा कि देखते रहो, चेकअप सुबह भी करो शाम भी करो। 10 दिन 20 दिन, आज 2 महीने हो गए हैं, उसका बीपी एक बार भी राइज नहीं हुआ, एक बार भी। एलोपैथी क्या, आयुर्वेदिक दवाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। दे रहे थे उसको, आयुर्वेदिक भी दे रहे थे, आज एक भी चीज की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है उसका ये जो केस है इस बार के ऋषि अमृत में भी दिया गया था कि जो ये कहते हैं कि बीपी कभी ठीक नहीं हो सकता है, उनके लिए ये एक रोल मॉडल रहना चाहिए कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 160/110, भय, चिंता, क्रोध तीनों थे उसके मन में, और उसका निवारण करने के लिए 2 ही चीजें करी, एक प्राणायाम, दूसरा योग निद्रा।